तो आज हम बात करेंगे रोग निदान के थर्ड चैप्टर के बारे में। इसका नाम है रोग परीक्षा विधि। इसके अंदर बेसिकली हम षड्विध और अष्टविध परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमने परीक्षा का बेसिक द्विविध, त्रिविध और चतुर्विध परीक्षा कवर कर ली थी। आज हम षड्विध और अष्टविध परीक्षा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है षड्विध परीक्षा। तो जो षड्विध परीक्षा है, इसका वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने। उन्होंने बताया है कि रोग और रोगी के ज्ञान के लिए 6 उपाय होते हैं। 5 तो जो हमारी इंद्रियां होती हैं, श्रोत्र इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, ये हो गई। और इसके अलावा एक प्रश्न परीक्षा हो गई। तो 5 इंद्रियों से परीक्षा और एक प्रश्न परीक्षा। षड्विधो ही रोगाणाम विज्ञान उपायः, कि रोगों के ज्ञान के लिए 6 प्रकार के उपाय हैं। तद्यथाओ कौन कौन से हैं वो? पंचभी श्रोत्र आदि भी, कि 5 तो श्रोत्र आदि प्रश्नीन चेति, और छठा क्या हो गया? प्रश्न हो गया। सबसे पहले बात की है श्रोत्र इंद्रिय के बारे में। श्रोत्र इंद्रिय कानों से सुनकर हम जो परीक्षा करते हैं वो श्रोत्र इंद्रिय परीक्षा के अंदर आती है। तो कानों से हम क्या क्या चीजें सुन सकते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि बॉडी से अगर कहीं पर भी ब्लड बाहर निकल रहा है तो वायु उसको बाहर निकालते हुए शब्द उत्पन्न करती है। तो ब्लड के निकलने की आवाज हो सकती है आंत्रकुजन। कई डिजीज जो हैं उनके अंदर आंतों में गुड़गुड़ाहट के समान ध्वनि होती है, उसे आंत्रकुजन बोलते हैं। स्वर भेद होता है, कई बार स्वर जो होता है, वॉइस जो है वो फट जाती है। तो इसकी परीक्षा भी हम कानों से सुनकर करते हैं। आंतों में गुड़गुड़ाहट की ध्वनि होती है, उसकी परीक्षा भी हम सुनकर करते हैं। वातज स्वर भेद के बारे में बताया कि गर्दभवत स्वर हो जाता है उसमें, जैसा गधे का फटा हुआ स्वर होता है उस तरीके से हो जाता है। भिन्न कांस्य से स्वर कास रोग के अंदर हो जाता है। ये बेसिकली हम एग्जाम्पल्स जब डिजीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनसे उनकी तुलना की गई है। कि टूटे हुए कांसे के बर्तन के समान जिसमें स्वर हो जाता है वो कास रोग होता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि पारावत एव पूजन, जैसा कबूतर होता है उसके समान ध्वनि निकलती है कई डिजीज में। किसी डिजीज में स्वर का बिल्कुल नाश हो जाता है, कभी गुड़गुड़ाहट की ध्वनि आती है, कभी मत्त ऋषभ के समान शब्द उत्पन्न होता है। मत्त ऋषभ बेसिकली जो बैल होता है। दूसरी स्पर्श इंद्रिय से परीक्षा आती है। स्पर्श इंद्रिय से चीजों को हम टच करके फील करते हैं कि वहां का स्पर्श शीतल है, उष्ण है, श्लक्षण यानी कि चिकना है, कर्कश है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीज है, कोई हार्ड चीज है। ज्वर के अंदर हम टेम्परेचर चेक करते हैं। शॉफ के अंदर कितनी इन्फ्लेमेशन है, कितना उठा हुआ है, वो चीजें हम स्पर्श से ज्ञान करते हैं। जैसे कि कुष्ठ के अंदर बताया कि हाथी की चर्म जैसी चमड़ी जिस कुष्ठ में हो जाती है। संस्पर्श असहमुच्चेत, किसी रोग में जो है स्पर्श को रोगी जो है सहन नहीं कर पाता, उसको टच करेंगे तो वो सहन नहीं कर पाता, उसको पेन होता है। इसका पता भी हम स्पर्श से लगाते हैं। धमनी स उष्ण वेगवती, की जो धमनियां हैं वो उष्ण हो जाती हैं और वेग वाली हो जाती है ज्वर रोग के अंदर। तो इस तरीके से ये जो है हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जो हम सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे। तीसरी आती है चक्षुर इंद्रिय से परीक्षा। देख कर हम जो परीक्षा करते हैं, व्यक्ति के शरीर के उपचय और अपचय की परीक्षा, स्थूलता और कृष्णता की परीक्षा, आयु के लक्षणों की परीक्षा कि आयु शेष है या नहीं है, कितनी व्यक्ति की एज है। बल, वर्ण और विकार की परीक्षा भी हम देखकर करते हैं कि कितना रोगी का बल है, उसकी स्किन का कलर कैसा है, आंखों का कलर कैसा है। और रोग में की परीक्षा भी हम देखकर करते हैं कि किस टाइप की वहां पर फॉर्मेशन हुई है, किस टाइप के अल्सर्स हैं, किस टाइप का एडिमा है। ये सारी चीजें हम चक्षुर इंद्रिय से परीक्षा करते हैं। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि किसी डिजीज में रेड कलर के हो जाते हैं नेत्र, हरिद्र नेत्र, जो नेत्र हैं वो येलोइश हो जाते हैं, येलोइश डिस्कलरेशन रहती है बेसिकली कामला या फिर जॉन्डिस के अंदर। कृष्ण नेत्रता हो जाती है, नेत्रों का जो वर्ण है वो काला हो जाता है। दृष्टि एकदम स्तब्ध हो जाती है कि एक जगह पर रुक जाती है, ज्यादा आंखों की मूवमेंट चंचलता उसमें नहीं होती है। दृष्टि विपर्य हो जाता है, नेत्रों में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है, बेसिकली वातज पांडव में देखने को मिलता है। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय मतलब कि स्मेल से हम जो भी परीक्षा करते हैं, इससे हम अरिष्ट लक्षणों का पता लगा सकते हैं। अरिष्ट लक्षणों में जो गंध उत्पन्न होती है वो सारी चीजों की परीक्षा हम घ्राण इंद्रिय से करते हैं। तो घ्राण इंद्रिय से हम गंध की नाश, किसी रोग में बिल्कुल रोगी को स्मेल ही नहीं आ रही है किसी चीज की, या फिर गात्र से दुर्गंध आ रही है, या फिर जो निश्वास है, जो रोगी
एयर को एक्सपायर कर रहा है, उससे कैसी गंध आ रही है? लोह मत से आम गंधी। लोहे के समान या मछली के समान उसमें से गंध आ रही है, या फिर आम कच्ची चीज़ों की उसमें से गंध आ रही है, पुती स्मेल कहीं पर भी आ रही है। ये सारी चीज़ें घ्राण इंद्रिय से हम परीक्षा करते हैं। बेसिकली ये जो लक्षण है ये रक्त पित्त का है, जो हम पेपर 2 में पढ़ते हैं। कफ में दुर्गंध आ रही है, जो उद्गार हैं उसमें पूती स्मेल आ रही है, अम्लता है, तो ये सारी चीज़ें हम स्मेल करके पता करते हैं कि डकार की जो स्मेल है, कहीं वो दुर्गंधित तो नहीं है, सड़ी हुई स्मेल तो नहीं आ रही है उसमें से। तो ये सारी चीज़ें हम परीक्षा करते हैं घ्राण इंद्रिय से। फिफ्थ आती है रसन इंद्रिय। रसन इंद्रिय से हम प्रमेय आदि रोगों की परीक्षा करते हैं कि रोगी का जो स्वाद है, मुख का स्वाद कैसा हो गया है, या जिह्वा की परीक्षा हम करते हैं। आस्य माधुर्य जो रोग है उनमें रोगी का जो मुख है, मुख का स्वाद मधुर हो जाता है। आस्य वैरस्य किसी भी टाइप का स्वाद ही नहीं आता है, मुख का जो स्वाद है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जिह्वा पर वेपन कोटिंग इस टाइप में फॉर्मेशन हो जाती है। सिक्स्थ आती है हमारी प्रश्न परीक्षा। प्रश्न करके हम रोगी से जान सकते हैं कि किस देश में वो रहने वाला है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन-कौन सी डिज़ीज़ ज़्यादा फैली हुई हैं, रोग किस टाइम पर उसको उत्पन्न हुआ था, उसकी जाति या व्यवसाय क्या है, उसको क्या चीज़ें साथ में उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन देते हैं। रोग का कारण क्या है कि किन चीज़ों का आपने सेवन किया था पास्ट में, जिससे आपको रोग उत्पन्न हुआ। वेदना की वृद्धि किस टाइम पर पेन जो है बढ़ जाता है। बल कैसा है, अग्नि कैसी है, किस टाइम पर उसका पाचन हो जाता है खाए हुए अन्न का। वात मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति है या अवरोध है, इन चीज़ों का ज्ञान हम रोगी से पूछ कर करते हैं प्रश्न के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी षड्विध परीक्षा कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आती है अष्ट स्थान परीक्षा। अष्ट स्थान परीक्षा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अष्ट स्थान और दशविध परीक्षा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है। यहाँ पर हम अष्ट स्थान की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि वैद्य रोगी के 8 स्थानों की परीक्षा करता है। कौन-कौन से हैं वो? नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक और आकृति। नाड़ी बेसिकली हम पल्स से रिलेट करते हैं। मूत्र की परीक्षा पुरुष की परीक्षा, जिह्वा शब्द की, और स्पर्श यानी कि त्वचा की परीक्षा करते हैं। दृक यानी कि दृष्टि की, और आकृति की परीक्षा जो है 8 स्थानों की परीक्षा में आते हैं। रोग आक्रांत शरीर से, रोग से आक्रांत शरीर का इन 8 स्थानों पर निरीक्षण या परीक्षण करना चाहिए। तो ये अष्ट स्थान परीक्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नाड़ी परीक्षा की। नाड़ी की परीक्षा का वर्णन कहाँ पर किया गया है? शार्ंगधर संहिता में, योग रत्नाकर में और भाव प्रकाश में मिलता है। नाड़ी की जब हम परीक्षा करते हैं तो रोगों को उत्पन्न करने वाले दोषों का हम ज्ञान कर सकते हैं और रोगों की साध्य साध्यता का ज्ञान कर सकते हैं। रोग अगर असाध्य होगा तो नाड़ी की गति अलग होती है, दोषों को हम इससे काउंट कर सकते हैं। तरीके से वात पित्त और कफ तीनों दोषों का हम विवेचन करते हैं नाड़ी परीक्षा के द्वारा। पहली वाली ये जो उंगली है इससे वात को परीक्षण करते हैं, दूसरी वाली से पित्त का, तीसरे से कफ का। तो इस तरीके से नाड़ी परीक्षण किया जाता है। डिटेल में इसको देखते हैं। नाड़ी का स्थान बताया है कि मेनली जो नाड़ी परीक्षण है वो कहाँ पर होता है? अंगूठे के मूल में। अंगूठे के मूल में जो नाड़ी स्थित है वही जीव साक्षिणी है, और विद्वान वैद्य उसकी गति को देखकर ही शरीर के सुख दुख का ज्ञान करते हैं, डिजीज का पता लगाते हैं। तो ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है। अष्ट अंगुष्ठ मूल भागे या धमनी जीव साक्षिणी, जो अंगूठे के मूल भाग में धमनी है उसका नाम जीव साक्षिणी है, और उसी की चेष्टा से, उसी की मूवमेंट से सुखम दुखम ज्ञेयम कायस्य, काया या शरीर के सुख दुख का ज्ञान करते हैं विद्वान वैद्य। पंडित का मतलब हो गया विद्वान, जिसको ज्ञान है। तो जो भी वैद्य विद्वान है वो नाड़ी परीक्षा से ज्ञान करते हैं। नाड़ी की परीक्षा के लिए 8 स्थान बताए हैं। कौन कौन से हैं? हाथ और पैर हो गए सबसे पहले, पानी और पाद। उसके बाद आ जाते हैं फेस के अंदर। फेस के अंदर सबसे ऊपर लगी हुई हैं आंखें, आंखों के नीचे आते हैं तो नाक लगा हुआ है, और उसके साइड में जो है 2 कान प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो जिह्वा, जिह्वा के अंदर जाएंगे तो कंठ आ जाता है, तो 7 ये हो जाते हैं और एक मेढ्र। ये जो है 8 स्थान है जहाँ पर नाड़ी की परीक्षा की जा सकती है। यानी कि लेफ्ट और राइट में इनको डिवाइड करें तो ये जो है 16 टाइप के हो जाते हैं, और ये प्राणों के बोधक हैं। इनसे हम प्राणों का ज्ञान करते हैं कि रोगी स्वस्थ है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बताया है नाड़ी की परीक्षा का महत्व क्या है।
वैद्य को रोग के आदि में और अंत में नाड़ी की परीक्षा कर लेनी चाहिए। जब भी रोगी आता है उस टाइम पर दोषों की परीक्षा करनी चाहिए कि दोष अल्प कुपित हैं, ज्यादा कुपित हैं। ये सारी चीजों को जानने के लिए आदि में भी और जब रोगी ठीक हो जाता है तो भी उसकी नाड़ी का परीक्षण किया जाता है, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि रोगी जो है वो स्वस्थ हो गया है। उसके बाद एक रेफरेंस के लिए ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है। जैसे वीणा में लगी हुई तारें सभी रागों को उत्पन्न करती हैं, उसी तरीके से हमारे हाथ में जो नाड़ियां लगी हुई हैं उनसे सभी रोग प्रकट होते हैं। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेंगे इसको। उसके बाद बताया कि नाड़ी में तीनों देवता स्थित रहते हैं। वातज नाड़ी जो है ब्रह्मा, पित्तज नाड़ी शिव को रिप्रेजेंट करती है और कफज नाड़ी विष्णु स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान एकदम स्थिर होते हैं उसी तरीके से कफज नाड़ी जो है वो एकदम स्थिर होती है। शिव भगवान जैसे बहुत ज्यादा क्रोध वाले होते हैं तो वो पित्तज नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रह्मा जो है वो चंचल होते हैं तो वातज नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम यहाँ पर बोला है, जो वैद्य नाड़ी मलमूत्र जिह्वा आदि की परीक्षा नहीं करता है वह रोगी को शीघ्र ही मार डालता है और यश को कभी भी प्राप्त नहीं करता है। तो यश विद परीक्षा की इंपॉर्टेंस बता दी यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं नाड़ी के पर्यायवाची। स्नायु है, नाड़ी हो गया, हंसी, धमनी, धरणी और जीवन ज्ञाना, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इससे हम जीवन का ज्ञान करते हैं। आरोग्य की नाड़ी बताया है कि रोगी स्वस्थ है तो नाड़ी किस तरीके की होगी, तो उसकी नाड़ी जो है हंस की गति वाली होगी या फिर हाथी की गति वाली होगी, एकदम स्थिर होगी और चंचल होगी। तो उस टाइप की मूवमेंट्स नाड़ी के अंदर रहती हैं। नाड़ी की परीक्षा करते कैसे हैं ये बताया है इन्होंने। रोगी के रोग को जानना है तो जो वैद्य है उसका दायां हाथ लेना है और रोगी के दाएं हाथ के अंगूठे के नीचे स्पर्श करना चाहिए। तो रोगी का दायां हाथ, राइट हैंड रोगी का रहेगा और जो वैद्य है उसका भी राइट हैंड रहेगा। राइट हैंड की 3 उंगलियों से ये परीक्षा की जाती है। जो स्त्रियां हैं उसमें बाएं हाथ की नाड़ी यानी कि लेफ्ट हैंड जो होता है उसकी नाड़ी स्पष्ट रहती है, पुरुषों में राइट हैंड की रहते। तो स्त्रियों की बाएं हाथ की नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए, पुरुषों के दाएं हाथ की नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए। रोगी का हाथ थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए जब हम परीक्षा करते हैं और उंगलियां फैली हुई होनी चाहिए, यानी मुट्ठी उनकी नहीं बनानी है और एकदम रिलैक्स्ड रखनी है, कष्ट रहे एकदम। ऐसी स्थिति में अंगूठे का जो मूल होता है, अंगूठे के मूल से थोड़ी सी पीछे जाके पश्चिम यानी कि उसके पीछे जाके मध्य में परीक्षा करते हैं। और नाड़ी की परीक्षा कब करनी चाहिए, प्रातः काल 1 प्रहर के अंदर। तो सुबह होने पर जो पहले 3 घंटे होते हैं उसके अंदर नाड़ी की परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो नाड़ी परीक्षा से वात पित्त कफ का अनुमान हम लगाते हैं। वैद्य रोगी की नाड़ी को पकड़कर छोड़ छोड़कर 3 बार परीक्षा करनी चाहिए कि एक बार नाड़ी की परीक्षा कर ले, फिर एक बार छोड़कर, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, 2-3 बार इसकी परीक्षा करनी चाहिए। वैद्य अपनी 3 उंगलियों से, पहली वाली जो उंगली है इसका नाम है तर्जनी, दूसरी का नाम है मध्यमा, तीसरे का नाम है अनामिका। इनसे 3 दोषों की स्थिति जानता है। वात पित्त कफ, उनकी गति मंद है, मध्यम है या तीक्ष्ण गति है। तो इनसे दोषों के इन्वॉल्वमेंट पता चल जाता है। ये पहली वाली उंगली है इसका नाम है तर्जनी, इससे वात दोष का ज्ञान होता है। दूसरी वाली जो है ये मध्यमा है और तीसरी है अनामिका। मध्यमा से पित्त का और अनामिका से कफ दोष का ज्ञान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया कि नाड़ी की परीक्षा किसमें नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने तुरंत स्नान किया हो, तुरंत भोजन किया हो या बिल्कुल भोजन ना किया हो, भूख और प्यास से पीड़ित हो और जो व्यक्ति सो रहा हो, तेल का मर्दन जिसने किया हो, उसकी नाड़ी हमें अच्छे से पता नहीं चलती है तो वहां पर परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन टाइम पर जो नाड़ी है, पल्स है, वो ऑटोमेटिकली ऑल्टर कर जाती है। सोए हुए व्यक्ति में ऑटोमेटिकली पल्स जो है वो कम मिलेगी तो अच्छे से परीक्षा नहीं होती है, रिजल्ट जो है वो फेयर नहीं आता है। यहाँ पर बताया कि वातज, पित्तज और कफज नाड़ी कौन से पक्षियों के समान होती हैं। तो जो वातज नाड़ी है उसको रिलेट किया है, यहाँ पर दिखा भी रखा है कि वातज नाड़ी जो है सांप के जैसी है, पित्तज वाली मेंढक के जैसी फुदकती फुदकती चलती है और कफज नाड़ी जो है वो हंस के समान है। तो सर्प और जलोका की गति के समान जिसकी गति टेढ़ी मेढ़ी होती है वो क्या है, वातज नाड़ी है। यहाँ पर दिखाया है कि टेढ़ी मेढ़ी इसकी गति रहती है। और जो पित्तज नाड़ी है उसको रिलेट किया है कौवे के समान। कौवा, लावा और मेंढक की गति के समान चंचल होती है पित्तज नाड़ी। यहाँ पर बताया ऐसे उछल उछल कर चंचल नाड़ी होती है। तीसरी जो कफज नाड़ी है वो हंस के जैसी, मोर के जैसी, पारावत, कबूतर और मुर्गे की गति के समान मंद गति होती है। तो मेनली हंस और कबूतर यहाँ पर याद करेंगे। इस टाइप से ये दोनों यहाँ पर दिखाए हुए हैं।
इसके बाद रोग अनुसार नाड़ी बता दिया कि अगर ज्वर रोग है तो वहां पर नाड़ी जो है वो उष्ण हो जाती है और वेग वाली हो जाती है। किसी को क्रोध आ रहा है तो वेग जो है बढ़ जाता है। चिंता और भय में जो नाड़ी है वो क्षीण हो जाती है। अग्नि मंद है तो नाड़ी भी मंद हो जाती है। आम की फॉर्मेशन है तो गंभीर होती है नाड़ी, यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। जो निराम है वो लाइट फील होती है, जबकि जो साम है वो हैवी फील होती है। दीप्त अग्नि है तो लघु होगी और वेग वाली होगी। स्वस्थ व्यक्ति में स्थिर होती हैं और शुद्धित जो होता है उसमें चंचल होती हैं। जिसको भूख लगी है वो नाड़ी चंचल हो जाती है। सेकंड यहाँ पर आता है मूत्र परीक्षा। मूत्र की परीक्षा का टाइम यहाँ पर बता दिया सबसे पहले कि रात्रि की जो अंतिम प्रहर होता है उसकी 4 घड़ी जब रात्रि बच जाए उस टाइम पर रोगी को उठाकर मूत्र का त्याग कराना चाहिए। उसको कांच के शीशे में स्टोर कर लेना चाहिए और जब सूर्योदय हो जाए उस टाइम पर उसका परीक्षण करना चाहिए। तो लास्ट का जो प्रहर होता है सूर्योदय होने से पहले जो लास्ट प्रहर है 3 से 6 बजे का जो टाइम रहता है बेसिकली, उसमें जब 4 घड़ी शेष रह जाए तो उस टाइम पर रोगी को उठाकर परीक्षा करनी चाहिए। स्टोर कैसे करना है? पहली धार को कभी भी संग्रह नहीं करना है, जो मध्यम धार होती है उसी को स्टोर करना चाहिए। यहाँ पर ये मृत्यु सूचक नाड़ी जो हमने बात की थी साध्या साध्यता उसके बारे में भी दिया हुआ, ये भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन इतना याद नहीं रहता है। वात आदि भेद से मूत्र के लक्षण बताए हैं। वात दोष से अगर रोगी पीड़ित है तो मूत्र जो है वो पांडु वर्ण का होता है। अगर कफज रोग से पीड़ित है तो फीन युक्त होता है, उसके अंदर झाग रहेंगे। अगर पित्तज रोग से पीड़ित है तो वो रेड कलर का मूत्र रोगी त्याग करता है। अगर दो दोषों की इन्वॉल्वमेंट है तो मिश्रित वर्ण का मूत्र त्याग करता है। सन्निपातज है तो कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग का मूत्र त्याग करता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पर तेल बिंदु परीक्षा। मूत्र परीक्षा के अंदर तेल बिंदु परीक्षा अकेले भी 5 नंबर में पूछी जाती है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट याद करना है। तो यहाँ पर तेल बिंदु परीक्षा कैसे करते हैं? रोगी का मूत्र हमने कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद कोई भी तिनका लेना है, धान का हो या बाकी और भी चीज़ों का हो सकते हैं। उस तृण को तिल के तेल में डुबो देते हैं और जो तेल की एक ही बूंद हम मूत्र में डालते हैं। जिस पात्र में मूत्र रखा हुआ उसके अंदर एक बूंद उसके डालते हैं तृण की सहायता से। यदि तेल मूत्र में फैल जाता है तो मतलब ये रोग जो है वो साध्य होता है, लेकिन अगर वो फैलता नहीं है तो मतलब कष्ट साध्य है और पात्र की तली में बैठ जाता है तो रोग जो है वो असाध्य होता है। और उसके बाद यहाँ पर वातज में बताया कि जो तेल बिंदु है वो सर्प की आकृति का हो जाता है, कफज में मोती की आकृति का हो जाता है। पित्तज रोग है तो छत्र की आकृति अम्ब्रेला शेप में वो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया है कि डायरेक्शन वो फैल रहा है तो मतलब कि क्या है, साध्य है। उसके बाद यहाँ पर बताया कि किस दिशा में फैलेगा तो किस टाइप का रोग है। अगर पूर्व दिशा में वो तेल की बिंदु फैल रही है तो मतलब रोगी शीघ्र ही सुखी हो जाएगा, कोई मेजर डिजीज उसको नहीं है। अगर दक्षिण में जा रहे हैं तो रोगी जो है वो ज्वर से पीड़ित होगा और वो धीरे धीरे ठीक होगा। अगर उत्तर दिशा में उसकी मूवमेंट है तो वो निश्चित रूप से रोगी आरोग्यता को प्राप्त करेगा। अगर पश्चिम दिशा में मूवमेंट है तो सुख और आरोग्यता को रोगी प्राप्त करता है जल्दी ही। तो जो 4 मेन दिशा हैं उनमें जो रोग है वो साध्य रहेगा। तो बेसिकली हम डायरेक्शंस बनाते हैं तो ये वाली जो दिशा होती है ये होती है उत्तर दिशा, ये वाली जो है ये वाली है दक्षिण, ये वाली है पश्चिम और ये वाली है पूर्व। उसके बाद हम इस तरीके से डायरेक्शन बना देते हैं। ये वाला जो कोण होता है ये रहेगा ईशान कोण, ये वाला जो कोण है ये होता है आग्नेय कोण, ये वाला होता है नैऋत्य कोण और ये वाला होता है हमारा वायव्य कोण। तो यहाँ पर ईशान दिशा में अगर मूत्र जा रहा है तो रोगी जो है वो 1 महीने के अंदर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। अगर आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण में तेल बिंदु जा रहा है और उसके बीच में छेद भी हमें दिखाई दे रहा है तो 1 महीने के अंदर रोगी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर वायव्य कोण में मूत्र जा रहा है तो उसको अगर अमृत भी पिला दे तो मृत्यु उसकी निश्चित है, वो रोगी नहीं बच सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन चारों डायरेक्शंस में जो रोगी है वो असाध्य होता है। उसके बाद बताया है रोग और दोष अनुसार मूत्र का कलर किस तरीके से चेंज होता है। अगर वात दोष का प्रकोप है तो रुक्ष होगा मूत्र और नील वर्ण का,
मूत्र त्याग करता है रोगी। पित्तज रोग में पीत और अरुण वर्ण रहेगा और तेल के समान मूत्र का त्याग करेगा। कफज में स्निग्ध होगा और पल्लववारी यानी कि छोटे तालाब के पानी के जैसा उसका कलर होगा। अगर रक्त प्रकोपित है तो स्निग्ध होगा और उष्ण और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करेगा। अजीर्ण में चावलों को धो दिया है, उसके धोवन के समान मूत्र का वर्ण हो जाता है। नव ज्वर है तो धूम्र वर्ण का होगा और बहुमूत्रता एक्सेसिव यूरिनेशन रहेगा। जीर्ण ज्वर में पित्त और रक्त के समान होता है। सन्निपात ज्वर में मिश्रित उसका कलर हो जाता है। नवीन ज्वर, जीर्ण ज्वर मतलब कि बहुत ज्यादा पुराना हो गया हो। तो यहाँ पर मूत्र परीक्षा कंप्लीट होती है। तीसरी आती है पुरीश की परीक्षा या मल की परीक्षा भी हम इसको बोलते हैं। अगर रोगी वातज रोग से पीड़ित है तो वात की वजह से जो मल है वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और दृढ़ होता है। पित्तज विकार, पित्त में कैसा कलर होता है, पीत वर्ण होता है। कफ में श्वेत वर्ण होता है। सन्निपातज में सभी लक्षणों से युक्त होता है। उसके बाद रोग में बताया है कि जलोदर है तो मल जो है वो श्वेत होगा और अत्यंत दुर्गंध युक्त होगा। क्षय में श्याम वर्ण का होगा। आम दोष है तो पीत वर्ण का होगा और कटी में वेदना भी होती है। बहुत ज्यादा श्याव वर्ण का है, अत्यंत श्वेत वर्ण का है, बहुत ज्यादा पीला है, बहुत ज्यादा रक्त वर्ण युक्त है तो वो मृत्यु कारक होता है। अगर इसके साथ में उष्ण भी है तो मृत्यु वहां पर निश्चित हो जाती है। श्याव वर्ण कैसा होता है, ब्लू और जो ब्लैक होता है उसका मिक्सचर होता है। असाध्य मल के यहाँ पर लक्षण बता दिए। जठराग्नि के तेज होने पर भी मल जो है वो सूखा हुआ आता है, पिंडाकार और सूखा हुआ आता है। मंद अग्नि है उसके बावजूद मल जो है वो पतला और दुर्गंध युक्त होता है, चंद्रिका युक्त होता है। शाइनीनेस उसमें रहेगी तो ऐसे लक्षणों को असाध्य जानना चाहिए। फोर्थ आती है जिह्वा की परीक्षा। यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर मुख का स्वाद वातज रोग के अंदर मधुर हो रहा है, लेकिन वात का जो मेनली रस रहता है वो कैसा रहता है, कषाय रस रहता है। लेकिन यहाँ पर वात प्रकोप में जिह्वा का स्वाद मधुर हो रहा है। पित्तज प्रकोप में कटु हो रहा है। कफ का प्रकोप है तो मधुर और अम्ल हो रहा है। त्रिदोषज में तीनों दोषों के लक्षण। अगर अजीर्ण है तो घृतपूर्ण, जिह्वा पर एक टाइप पे से घृत की कोटिंग फील होती है। अग्निमंद है तो कषाय रस युक्त हो रहा है। वात का प्रकोप है तो जिह्वा कैसी होगी, शीतल होगी, खर स्पर्श वाली होगी और स्फुटित यानी कि फटी हुई होती है, रफनेस रहेगी वहां पर। पित्त का प्रकोप है तो लाल वर्ण और श्याम वर्ण रहेगा। कफ है तो शुभ्र वर्ण और पिच्छल रहती है। उसके बाद फिफ्थ आती है शब्द की परीक्षा। कफल स्वर होगा तो भारी हो जाएगा। पित्त स्वर जो है वो स्फुट होता है, स्फुट वक्ताच पित्तल है और दोनों के लक्षणों से रहित है, वो वातज स्वर होता है। छठी है स्पर्श की परीक्षा। पित्तज विकारों से अगर रोगी ग्रस्त है तो स्पर्श उष्ण रहेगा। पित्त का जो मेनली लक्षण है वो उष्ण रहता है। वात में शीतल स्पर्श रहेगा और कफज विकारों में आर्द्र यानी कि गीला फील होता है स्पर्श करने पर। दृक यानी कि नेत्रों की परीक्षा हम करते हैं, दृष्टि की परीक्षा जो करते हैं। वात रोग से अगर पीड़ित है तो दृष्टि जो है वो रुक्ष हो जाएगी, धूमिल होगी, भयंकर होगी, चंचल होती है वात की वजह से और अंतर ज्वाला होगी, अंदर से जलन फील होती है। तो ये वात दोष से पीड़ित के लक्षण हैं। पित्तज और कफज के बारे में बताया है कि दृष्टि जो है वो जल से परिपूर्ण इस तरीके से फील होता है कि आंखों में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, ज्योतिहीन, कुछ दिखाई नहीं देता है, स्निग्ध होती है और मंद होती है। उसके बाद है आकृति की परीक्षा। आकृति में बेसिकली हम रोगी के एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करते हैं। वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है और कफज प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो अलग अलग होती है। जो वातज प्रकृति वाले होंगे उनके जो बाल होते हैं, शरीर जो है वो रुक्ष होगा, फटा हुआ होगा और धूसर वर्ण उसका रहेगा। वात जो है वो शीत गुण वाला होता है तो इन्हें शीतलता से द्वेष होता है। और धैर्य, स्मृति, इन सभी चीजों में चंचलता होती है। धैर्य कम होता है, स्मृति जो है वो भी चंचल होती है और ये बहुत ज्यादा वाचाल होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं। पित्तज प्रकृति वाले जो होते हैं उन्हें प्यास और भूख दोनों ही ज्यादा लगती है, हमेशा लगी रहती है। शरीर जो है वो गोरे रंग का होता है और उष्ण रहता है। उनके हाथ, पैर, मुंह, इनका वर्ण जो है ताम्र वर्ण हो जाता है, कोपरी रेड कलर रहेगा। शूर होते हैं, अभिमानी होते हैं और बाल जो है वो पीले रंग के होंगे और अल्प होते हैं। तो पित्त की वजह से जो बाल है वो थोड़े से पके हुए होंगे और कम होंगे। कफज प्रकृति वाले होंगे वो सौम्य स्वभाव के होते हैं, गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, स्निग्ध होते हैं और उनकी जो संधि अस्थि मांस होते हैं वो श्लिष्ट यानी कि सटे हुए होते हैं,
यानी कि उनके अंदर कॉम्पैक्टनेस रहती है। भूख, प्यास, शोक, धूप इन सभी को सहन करने कर पाते हैं। इनसे अधिक कष्ट उनको नहीं होता है। सात्विक बुद्धि वाले और सत्य सत्य प्रतिज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर अष्टविध परीक्षा कंप्लीट होती है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।